नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य का समय क्या है, किस कवि जो इतिहासकार है उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, इसके नामकरण को, इसकी आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियाँ, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आदिकालीन साहित्य में कौन कौन से साहित्य का विकास हुआ है, उसके प्रमुख कवि, इतिहासकार या फिर उनकी प्रमुख रचनाएँ, सभी आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स की मैराथन है, इसमें सिर्फ पेपर ओरिएंटेड कंटेंट को शामिल किया गया है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चाहे आप एचपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, नेट की परीक्षा दे रहे हैं, एचटेट, केवीएस, डीट्रिपल-एसबी, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें संपूर्ण आदिकाल को कवर किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की साहित्य की परिस्थितियाँ, आदिकालीन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आदिकाल के प्रमुख साहित्य, किस किस साहित्य का इसमें विकास हुआ है, इसके अलावा साहित्यकार, प्रमुख साहित्यकार, उनकी प्रमुख रचनाएँ, सभी को आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, आदिकालीन साहित्य के समय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल निर्धारित किया है वह सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है। तो इसलिए हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार 1050 से लेकर 1375 विक्रम तक माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वान जैसे कि राम कुमार वर्मा जी ने इसका समय जो है 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी स्वीकार किया है। ठीक है, अब अगर बात करें हम आदिकालीन साहित्य के नामकरण की, तो अलग अलग इतिहासकारों ने आदिकालीन साहित्य को अलग अलग नाम दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे जो है नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, बीज वपन काल आदिकाल कहा है। महावीर प्रसाद जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि आचारण काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। ठीक है, इसके अलावा अपभ्रंश काल जो है धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने वीरकाल कहा है, और ग्रियर्सन ने इसको चारण काल की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इस प्रकार आदिकाल के जो नाम हैं वो अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिए हैं। अब आते हैं इसकी मुख्य प्रवृत्तियों पर। आदिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए, सबसे पहले है ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें ऐतिहासिकता का अभाव था। ठीक है, क्योंकि जब तक हम देखिए आदिकाल की जो है प्रवृत्तियाँ उन्हें नहीं जानेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि साहित्य में किस तरह का साहित्य जो है उस वक्त रचा गया था। तो ऐतिहासिकता की कमी थी। रासो साहित्य के जो चरित्र नायक है वो ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु उनके काल में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है, क्योंकि इन ग्रंथों में तथ्य बहुत ज़्यादा कम है और कल्पना बहुत ज़्यादा अधिक है, और कल्पना की अधिकता होने के कारण जो है इसमें भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो पहली जो है वो है ऐतिहासिकता की कमी या ऐतिहासिकता का अभाव। दूसरा है युद्ध वर्णन का सजीव चित्रण। आदिकालीन साहित्य में जितना युद्ध वर्णन का सजीव चित्रण किया गया है उतना अन्य किसी भी काल में नहीं किया गया है। ठीक है, तो आदिकालीन की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो है युद्ध वर्णनों का सजीव चित्रण, क्योंकि जो कवि थे वो युद्ध में साथ जाते थे और अपने जो है सेना का मनोबल बढ़ाते थे। ठीक, आगे है संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकालीन साहित्य में जो राष्ट्रीयता थी वो काफ़ी संकुचित थी, क्योंकि एक राज्य के राजा जो है दूसरे राज्य के राजा से संबंध नहीं रखते थे। सभी जो है अपने ही भाग में या फिर कह लीजिए अपने राज्य में खुश रहते थे। यदि पड़ोसी राज्य पर आक्रमण भी होता था तो जो है राजा पड़ोसी राज्य के विदेशी आक्रमण से विचलित नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें जो है अपने छोटे से राज्य को ही वो अपना राष्ट्र समझते थे। और यही कारण था, इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो है सभी देश विदेशी आक्रांताओं के वश में होते चले गए या फिर कह लीजिए अधीन हो गए थे। ठीक है, अगला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकालीन साहित्य में क्या था कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा के ऊपर जो है रचनाएं की गई हैं, क्योंकि आदिकाल में जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करके जो है वो अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अगला है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकालीन साहित्य में जो रचनाएं की गई हैं उनकी प्रामाणिकता में संदेह है। ठीक है, काफ़ी रचनाएं हैं जो अप्रमाणिक है, कुछ अर्धप्रमाणिक भी मानी जाती है। आगे है कल्पना की प्रचुरता। इसमें जो है तथ्य कम और कल्पना की प्रचुरता ज़्यादा है, जिसके कारण भ्रांतियाँ पैदा होती हैं।
7वें नंबर पर है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकालीन साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो ग्रंथों में सभी रसों का समावेश है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रधान रस अगर माना जाए, सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग किया गया है तो वो कौन सा है? वीर रस और श्रृंगार रस को जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें जो है युद्धों का वर्णन किया गया है और युद्ध का वर्णन करने में उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह कौन सी है? तो वह आधुनिक हिंदी से तो बहुत ही भिन्न है, क्योंकि पहले जो है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे कि अपभ्रंश और राजस्थानी हिंदी को अगर मिला दिया जाए तो डिंगल भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, उसको डिंगल भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? अपभ्रंश और राजस्थानी के मिले जुले रूप को। इसके अलावा अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिले जुले रूप को क्या बोलते थे? पिंगल भाषा बोलते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, डिंगल भाषा को जो है जनता ने छोड़ना शुरू कर दिया और पिंगल भाषा को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिंगल भाषा कैसी थी? कर्णप्रिय थी और डिंगल भाषा कर्कश भाषा मानी जाती थी। तो इस तरह से उस युग में कौन सा प्रयोग होता था? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए आदिकालीन साहित्य में कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से 4 साहित्य है जो लिखे गए हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य कौन सा है? सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य से आया है। ठीक है, सिद्ध साहित्य जो है वो कहाँ से प्रवृत्त हुआ है? तो बौद्ध धर्म से निकला है। ठीक है, बौद्ध धर्म से जो है इसका आविर्भाव माना गया है। इसके अलावा सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 जो है सिद्धों की संख्या मानी गई है। और अगर बात करें इनके केंद्र की, तो इनका केंद्र कौन सा है? श्री पर्वत जो है इनका केंद्र माना गया है। इसके अलावा जो इनकी भाषा है, सिद्धों की भाषा कौन सी थी? सांधा भाषा जो है सिद्धों की भाषा मानी गई है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे, या फिर कह लीजिए इनके विशेष स्थान थे। ठीक है, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। जो महायान शाखा थी उसी को क्या कहा जाता है? वज्रयान भी कहा जाता है, और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, सिद्ध किस प्रकार से आए? सबसे पहले बौद्ध धर्म से बाद महायान, महायान के बाद वज्रयान और वज्रयान के बाद सिद्ध। ठीक है, उसके अलावा देखिए वज्रयान को जो है बौद्ध धर्म का विकृत रूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विकृत रूप क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि महायान जो वज्रयानी थे वो क्या करते थे? वो महासुख की प्राप्ति के लिए स्त्री भोग का सहारा लेते थे। उनके लिए जो है साधना प्राप्ति के लिए जो क्या करते थे? स्त्री को जो है वो भोग का साधन बनाते थे। तो इसलिए जो इसमें कुछ कुरीतियों का भी समावेश हो गया था, जिसके कारण वज्रयान को बौद्ध धर्म का विकृत रूप कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो इस तरह से सिद्धों का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य की सीमा के अंदर आता है। ठीक है, राहुल साकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। कुछ प्रमुख सिद्धों के नाम हम देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है सरहपा, उसके बाद लुइपा, कन्हेप्पा, डोम्बिप्पा, कुकुरिप्पा, शबरप्पा और शांतिपा। इसके अलावा तंतिपा, नागार्जुना, तिलोपा, छत्रप्पा, मलियप्पा आदि जो हैं ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सरहप्पा जो है, सरहप्पा सिद्ध साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं सिद्ध थे। सरहप्पा को जो है सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो सरहपा हैं उनको सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल वज्र के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे देखिए राहुल साकृत्यायन के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी माना गया है। इनके द्वारा रचित 12 ग्रंथ है, जिनमें दोहा कोश जो है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया है और गुरु सेवा को इन्होंने जो है महत्व दिया है। तो जो इनकी प्रमुख रचना है वो कौन सी है? दोहा कोश है जो इनका प्रमुख रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे है शबरप्पा। शबरप्पा को देखिए, इनका समय क्या है, शबरप्पा का समय 780 ईस्वी है। इनके गुरु सरहपा थे, ठीक है। और शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरप्पा कहलाए। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो कौन सी है, चर्यापद। चर्यापद क्या है, इनकी प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए आगे कौन सा है, आगे है लुइयप्पा, ठीक है। लुइयप्पा, इनके गुरु शबरप्पा थे, ठीक है। शबरप्पा के गुरु सरहपाद थे। और लुइयप्पा का समय कितना है, 773 ईस्वी जो है इनका समय माना गया है। 84 सिद्धों में लुइयप्पा का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। और जो इनकी कविताएं हैं वो कैसी है, रहस्य भावना से ओतप्रोत जो है इनकी कविताएं मानी जाती हैं, ठीक है। तो इनकी कविताओं को स्वर हम कह सकते हैं रहस्यवादी स्वर था। इसके बाद आते हैं डोंबियप्पा। डोंबियप्पा के समय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 840 ईस्वी में हुआ है। और इनके गुरु का नाम क्या था, विरूपा इनके गुरु का नाम था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 बताई जाती है, ठीक है। और डोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोश, उपदेश प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। जिनमें से योगचर्या तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसके अलावा डोंबी गीतिका भी पूछ लिया जाता है। अगले हैं कन्हप्पा। कन्हप्पा जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था 820 ईस्वी में। और इनके गुरु कौन थे, जालंधरप्पा थे। इनके ग्रंथों की संख्या 74 बताई जाती है। और उन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है, ठीक है। राहुल साकृत्यायन ने क्या लिखा है कि कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक। अगला है कुकुरिप्पा। कुकुरिप्पा, इनके गुरु चरपटिया थे। और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। तो देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, सिद्ध साहित्य जो है उसमें हर एक के पीछे जो है पा लगा हुआ है। पा शब्द क्यों लगाते थे, तो देखिए सिद्ध साहित्य में जो पा है वो सम्मान के लिए लगाया जाता है, ठीक है। सम्मान देने के लिए जो है पा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो है हर सिद्ध के जो आगे है जैन साहित्य। जैन साहित्य कौन सा है, तो जैन साहित्य देखिए सिद्धों के प्रभाव भारत के पूर्वी भागों से अधिक रहा। तो नाथों का पश्चिम भाग, राजपूताना, पंजाब में जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा है, ठीक है। तो जो जैन साहित्य है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ रहा है, तो राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में रहा है। सबसे ज़्यादा चरित काव्य जैनियों ने ही लिखे हैं, ठीक है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनीदत्त सूरी, हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जो है जैन के प्रमुख कवि हैं। जैन के प्रमुख कवि कौन कौन है, तो देखिए स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनीदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी और जैनाचार्य मेरुतुंग। आगे है जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है, ठीक है। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है, जैसे कि प्राचीनतम ग्रंथ है जो रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। किसने लिखा है, डॉक्टर दशरथ ओझा ने लिखा है 1905 ईस्वी, जिसका समय माना जाता है, ठीक। जैन साहित्य के कुछ रास हैं। आगे है अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास, जिसको किसने लिखा है, जिनीदत्त सूरी ने लिखा है। और हिंदी में प्रथम जो है भरतेश्वर बाहुबली रास है, जिसको शालिभद्र सूरी ने लिखा है। और प्रथम धर्मेत्तर रास जो है संदेश रासक, उसको अब्दुल रहमान ने लिखा है। आगे देखिए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास शालिभद्र सूरी द्वितीय ने 1350 ईस्वी में लिखा है, जिसका नाम क्या है, पंच पांडव चरित रास। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्राविकाचार को हिंदी का प्रथम रचना माना है, ठीक है। तो जैनाचार्यों के कुछ प्रथम ग्रंथ हैं जिन्हें कि हिंदी का प्रथम, अपभ्रंश में प्रथम, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक रास और नगेंद्र ने जिसको प्रथम माना है उन सभी को शामिल किया गया है। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए जैन साहित्य के कुछ प्रमुख साहित्यकार। पहले हैं देवसेन जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, श्रावकाचार है। श्रावकाचार कब लिखा गया, 1933 ईस्वी में लिखा गया था। श्रावकाचार की जो अगर मैं बात करूं
विषय वस्तु की, तो इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है और गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इनका एक अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है दब्ब सहाय प्यास, जिसको क्या कहते हैं, द्रव्य स्वभाव प्रकाश जो है, जिसका अर्थ होता है। यह भी दोहों में रचित है और इसे बृहत न्याय चक्र भी कहा जाता है। तो दब्ब सहाय प्यास का दूसरा नाम क्या है, बृहत न्याय चक्र है। इनका न्याय चक्र जो है उसे लघु न्याय चक्र भी कहा जाता है। यह इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शनसार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैन आभास नाम दिया है। तो जिसमें जो है देवसेन ने जैन धर्म के संघों की उत्पत्ति की है, उसका उन्होंने क्या नाम दिया है, उसका नाम उन्होंने दिया है जैन आभास। ठीक है। देवसेन के कुछ अन्य ग्रंथ हैं जैसे कि आराधना सार, तत्वासार, भाव संग्रह और सवाय धम्म दोहा। तो ये देवसेन जी की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। इसके बाद आता है शालिभद्र सूरी, जैन साहित्य के साहित्यकार हैं। जैन शालिभद्र सूरी की अगर मैं बात करूं तो शालिभद्र सूरी ने बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया है। ठीक है। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है, बुद्धिरास, और इसका संग्रह किसने किया है, उनके शिष्य शिवी ने किया है। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली रास है। और भरतेश्वर बाहुबली रास के अगर मैं समय की बात करूं तो 1184 ईस्वी इसका समय है। भरतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं और यह क्या है, एक खंड काव्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है, एक खंड काव्य है जो कि 205 छंदों में रचित है। ठीक। इसका संपादन मुनि जिनी विजय ने किया है। अगले जैन कवि हैं आसगु कवि। आसगु कवि के दो ग्रंथ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला है चंदन बाला रास, जिसका समय है 1200 ईस्वी। ठीक है। चंदन बाला रास में जो है 35 छंद हैं और यह एक खंड काव्य है। आप इसे लघु खंड काव्य भी कह सकते हैं। यह लघु कथानक पर आधारित है। और आसगु कवि का दूसरी जो रचना है वो है जीवदया रास। ठीक है। चंदन बाला रास ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसका समय और जो है रचनाकार दोनों को याद अच्छे से रखिएगा। आगे है जैन साहित्य में जो अगले कवि हैं वो है विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी जो है उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है, तो रेवंत गिरिरास की उन्होंने रचना की है। रेवंत गिरिरास की रचना कब की गई है, 1231 ईस्वी में जो है रेवंत गिरिरास की रचना की गई है। ठीक है। रेवंत गिरिरास में जो है जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित किया गया है। आगे देखिए, रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि कल्हन कृत आबू रास 1232 ईस्वी में जो कि समय है जिसका में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। ठीक है। आबू रास में आबू मंदिर का वर्णन है और रेवंतगिरी रास में रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की जो है प्रतिमा का महत्व है उसको वर्णित इसमें किया गया है। ठीक है। अगले जैन कवि है जिनीधर्म सूरी। जिनीधर्म सूरी ने कौन सी रचना की है, स्थूलीभद्र रास की इन्होंने रचना की है और उसका समय क्या है रचना का, 1209 ईस्वी जो है इसका समय माना जाता है। तो ये है कुछ प्रमुख जैन साहित्यकार या फिर कह लीजिए आप जैन कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं प्रकाशन वर्ष के साथ। अब देखते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की अगर मैं बात करूं तो नाथ साहित्य के विषय में देखिए क्या कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाथ साहित्य के लिए कहते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। और ये इन्होंने कथन कहाँ से लिया है, कबीर से लिया है कि जो नाथ साहित्य है उसको और किन किन नामों से पुकारा जाता है या फिर इन्हें किस जो है संप्रदाय और क्या कहते हैं इसे, तो नाथ पंथ कहते हैं, नाथ संप्रदाय कहते हैं, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत आदि नामों से भी जो है इसको प्रसिद्धि प्राप्त है। आचार्य शुक्ल जी नाथ साहित्य के बारे में कहते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। ठीक है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी कि गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। यानी कि 84 सिद्धों में जो गोरखनाथ थे, ठीक है, उन्हें गिन तो लिया गया है लेकिन जो है उनकी अलग उन्होंने अपना मार्ग अपनाया था। ठीक है।
आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथपंथ की हठ योग साधना का जो है प्रारंभ हुआ है। ठीक, सिद्धों के कारण, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के कारण जो है नाथपंथ की हठ योग साधना का प्रयोग हुआ है। हठ योग साधना क्या है, तो देखिए हठ योग साधना में है का उन्होंने माना है सूर्य, है का अगर प्रतीक उन्होंने माना है तो सूर्य माना है, और ठे का अगर उनका प्रतीक की बात करें तो उन्होंने चंद्र को जो है ठे का प्रतीक माना है। तो इस तरह से क्या बना, हठ योग, सूर्य चंद्र योग। ठीक है, आगे देखिए राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथपंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। राम कुमार वर्मा कहते हैं कि नाथों का समय 12वीं शती से 14वीं शती के अंत तक है। तो इस तरह से देखिए विभिन्न विद्वानों ने जो है नाथ साहित्य के बारे में क्या क्या कहा है, ये पंक्तियाँ जो है परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो अब कुछ नाथ के बारे में देख लेते हैं। पहले है गोरखनाथ। ठीक है, नाथ साहित्य के पहले जो आप कह लीजिए सिद्ध हैं वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन थे, तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। ठीक है, डॉक्टर पीतम्बर दत्त बढ़तवाल ने गोरखबानी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। इनकी रचनाएं कितनी थी, 14 शायद इनकी रचनाएं थी, जिनका संकलन पीतम्बर दत्त बढ़तवाल ने गोरखबानी नाम से किया है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का उपदेश दिया है। ठीक है, इनके समय को लेकर भी विवाद है, गोरखनाथ के समय को लेकर विवाद है। अलग अलग जो है विद्वान, अलग अलग इतिहासकार जो है इनका समय मानते हैं। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन जो है इनका समय क्या मानते हैं, 845। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी इनका समय मानते हैं। पीताम्बर दत्त बढ़तवाल 11वीं शताब्दी इनका समय मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जो है 13वीं शती जो है इनका समय मानते हैं। और मिश्र बंधुओं ने जो है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी कहा है। ठीक है, अब चलते हैं रासो साहित्य। आदिकालीन साहित्य में एक और साहित्य का आविर्भाव हुआ था, उदय हुआ था, उनका क्या नाम था, रासो साहित्य था। रासो साहित्य के लिए भी जो है रासो शब्द क्यों प्रयोग होता है, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, रासो शब्द की उत्पत्ति के लिए किसने क्या माना है, तो देखिए पहले विद्वान प्रस्तुता देखिए और फिर देखिए मूल शब्द। तो सबसे पहले है गार सादत तासी, जिन्होंने जो है रासो के लिए सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि रासो शब्द जो है वो राजसूया शब्द से आया है। ठीक है, उसके अलावा नरोत्तम स्वामी जो हैं वो कहते हैं कि रासक शब्द से रासो का आविर्भाव हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो का रसायन या फिर रास से जो है उद्भव मानते हैं। नंदुलारे वाजपेयी रास से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है रासक से, और रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त जो है वो क्या कहते हैं कि पहले रासक, रासक से रास बना, रास से रासा बना, रासा से रासुर बना, और रासुर से रासो शब्द जो है आया है। इस तरह से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख रासो ग्रंथ। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में 12 रासो ग्रंथों के आधार पर ही जो है इस साहित्य की जो नामकरण किया है, रासो साहित्य किया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो, पहला देखिए खुमान रासो। खुमान रासो किसने लिखा है, दलपति विजय ने लिखा है। दलपति विजय ने 9वीं शताब्दी में जो है खुमान रासो की रचना की है। खुमान रासो एक प्रबंध काव्य है, और खुमान रासो में क्या है कि 5000 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ है। इसमें कितने छंद है, 5000 छंद है। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो इस तरह से नहीं आ रहे, खुमान रासो किसने लिखा है, आपसे पूछा जाएगा कि खुमान रासो में कितने छंद हैं। ठीक है, तो 500 छंदों का जो है यह एक विशाल ग्रंथ है। दूसरा है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसने लिखा है, नल सिंह भाट ने लिखा है, और इसका समय क्या है, 11वीं शताब्दी में जो है इसकी रचना की गई है। यह एक
वीर गीत है। देखिए जो रासो काव्य है उस जो है 2 प्रकार के जो है इसमें साहित्य लिखे गए हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है वीर गीत काव्य या फिर वीर काव्य। ठीक है, आगे है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की रचना नलपति नल्हा ने की है। अगर इसके समय की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में बीसल देव रासो की रचना की गई है। ठीक है, बीसल देव रासो एक वीर गीत रचना है और यह 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। ठीक है, यह ज़्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं है, 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है और हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन इसी से मिलता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में 12मासा वर्णन कहाँ से शुरू हुआ है? बीसल देव रासो से शुरू किया गया है। आगे है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विवादित जो है रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रप्रदायी ने की है। समय क्या है? 12वीं शताब्दी में की गई है पृथ्वीराज रासो की रचना। ठीक है, यह एक प्रबंध काव्य है और इसकी शैली क्या है? पिंगल शैली है। पिंगल शैली क्या होती है? पिंगल शैली होती है अपभ्रंश और ब्रिज का मिला जुला रूप जो है वो क्या कहा जाता है? पिंगल शैली कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीराज रासो में 69 समय जिन्हें सर्ग कहा गया है और 68 प्रकार के छंदों का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। आगे है पृथ्वीराज रासो में वीर और श्रृंगार रस की प्रमुखता है और इसका जो अंगिरस है वो वीर ही माना जाता है। अंगिरस मतलब प्रधान रस जो है वो कौन सा है? वीर रस इसका माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रप्रदायी ने लिखी है, लेकिन इसको वो पूर्ण नहीं कर पाए थे। पूर्ण करने से पहले ही जो वो है पृथ्वीराज की सहायता के लिए चले गए थे और उन्होंने जो है इस ग्रंथ को अपने पुत्र जलहन को दे दिया था, तो इसलिए इसके उत्तरार्ध को जो है इनके पुत्र जलहन ने रचा है। इसके अलावा चंद्रप्रदायी को छंदों का राजा कहा जाता है और पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक मानते हैं और कुछ अप्रमाणिक रचना भी मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है आदिकाल की जो सबसे विवादास्पद रचना है वो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, आगे देखिए जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश भट्ट केदारनाथ की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदारनाथ ने कब लिखी है? तो 12वीं शताब्दी में जो है इसकी रचना की गई है और यह एक वीर गीत प्रबंध काव्य है। ठीक है, आगे है जयमयंक जस चंद्रिका, जिसकी रचना मधुकर कवि ने की है। 12वीं शताब्दी इसका समय है और यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। आगे देखिए प्रमाल रासो। प्रमाल रासो जगनिक ने लिखी है। अगर इसके समय की बात करें तो 13वीं शताब्दी में जो है इसको लिखा गया है और यह वीर गीत रचना है, यानी कि वीर काव्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसे वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से गाया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद जी इसे भी अर्ध प्रमाणिक ही स्वीकार करते हैं। ठीक, चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में इसे आलाखंड नाम से प्रकाशित कराया था, इसीलिए जो है क्या कहा जाता है कि प्रमाल रासो का अन्य नाम क्या है? आलाखंड है। ठीक है, प्रमाल रासो का अन्य नाम क्या कहा जाता है? आलाखंड जो है इसका अन्य नाम कहा जाता है। कई बार परीक्षा में आपसे ये पूछ लिया जाता है। आगे देखिए रनमल छंद। रनमल छंद किसने लिखी है? श्रीधर ने लिखी है। अगर इसके समय की बात मैं करूं तो यह 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। यह एक वीर गीत है और इसमें जो है 70 छंदों का यह काव्य ग्रंथ है। ठीक है, आगे है हमीर रासो। हमीर रासो शारंगधर ने लिखा है। हमीर रासो की अगर मैं समय की बात करूं तो हमीर रासो की रचना 14वीं शताब्दी में की गई है और यह अभी तक हमें उपलब्ध नहीं है। अनुपलब्ध जो है ये साहित्य है, काव्य जो है अनुपलब्ध है। ठीक है, आगे है कीर्तिलता। कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता के अगर मैं रचना काल की बात करूँ तो 14वीं-15वीं शताब्दी में जो है इसको लिखा गया है। इसमें पूर्वी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है और कवि ने स्वयं इसे कहानी कहा है। यह महत्वपूर्ण है, स्वयं इसे कहानी कहा है और इसकी भाषा को अवहट कहा है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी रचना है वो भृगु संवाद पर आधारित है, यानी कि इसकी रचना क्या है? भृगु संवाद में है। ठीक है,
आगे देखिए कीर्ति पताका। कीर्ति पताका समय भी वही है जो कीर्ति लता का समय है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों ही विद्यापति की रचनाएं हैं और दोनों का ही समय 14वीं-15वीं शताब्दी है। कीर्ति पताका भी अभी तक अप्राप्य रचना है। ठीक है, इसके बाद है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली जो कि विद्यापति जी ने लिखी है, समय इसका 14वीं-15वीं शताब्दी है। ठीक है, विद्यापति पदावली की रचना अगर मैं बात करूं इसकी भाषा की, तो यह विद्यापति जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है और इसी रचना के कारण जो है विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि से भी नवाजा गया था। उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसके कारण? विद्यापति पदावली के कारण। अब आदिकाल में कुछ गद्य साहित्य का भी जो है रचना की गई है। अभी तक हमने जो है पद्य साहित्य के बारे में पढ़ा है, कुछ गद्य साहित्य है जिसकी रचना आदिकाल में की गई है। कुछ महत्वपूर्ण गद्य कृतियां देख लेते हैं। पहली है कुवलयमाला। कुवलयमाला कहा किसने लिखा है? उदयन सूरि ने लिखी है और इसके रचना काल क्या है? 19वीं शती इसका जो है रचना काल है। इसके बाद है राउलवेल। राउलवेल रोड कवि ने लिखी है और इसके समय की अगर मैं बात करूं तो 10वीं शती जो है इसका समय माना जाता है। यह एक शिलांकित कृति है, मतलब कि इसे पत्थरों पर लिखा गया है, शिलाओं पर लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा यह गद्य पद्य मिश्रित है, यानी कि यह चंपू काव्य रचना है। आगे देखिए, इससे हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, तो राउलवेल से होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 12 मासा वर्णन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो बीसलदेव रासो से प्रारंभ होता है। ठीक है, अगली गद्य रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की रचना है। और अगर इसके समय की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में जो है इसको रचा गया है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसी जो रचना है? व्याकरण के अनुकूल है, तो यह इसलिए यह व्यवस्थित और इसको एक जो है व्याकरण शास्त्र आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर लिखी है ज्योतिश्वर ठाकुर ने। 14वीं शताब्दी जो है उसका रचना काल है। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के विषय में क्या कहा गया है कि वह शब्दकोश के जैसा प्रतीत होता है। और वर्ण रत्नाकर जो है सुनीत कुमार चटर्जी ने संपादित की है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला है ढोला मारूरा दुहा, जो कि कलोल कवि ने लिखा है और इसका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी के प्रथम कवि और उनकी रचनाएं जो कि पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम क्या था बचपन का? अमीर खुसरो का नाम जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन है और उनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है, संगीत में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार के जन्मदाता भी माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। कौन कौन सी उपाधि है? एक है तोताए हिंद, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो इन्हें दी गई थी। दूसरी है कवियों में राजकुमार, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा जो है इन्हें प्रदान की गई है। इसके अलावा अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें कहा है और अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद या फिर हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की बोली कहा है। खुसरो के बारे में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यही अभिप्राय होगा कि जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों ही रूपों में सिखलाए जाएं, जिसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। ठीक है, दूसरे हैं विद्यापति। विद्यापति देखिए, विद्यापति की अगर मैं समय की बात करूं तो 1360 से 1450 जो है इनका समय रहा है। इनके जो गुरु हैं वो पंडित हरि मिश्र हैं। ठीक है, विद्यापति की रचनाओं को भाषा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि इन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिल में जो है रचनाएं की हैं। संस्कृत की इनकी रचनाएं देखिए, शौव सर्वसवसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दाना वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पतलक वर्ण और लिखनावली। तो इनकी ये सारी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अवहट भाषा में कीर्तिलता। कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? अवहट है। और जो कीर्तिलता है वो एक ऐतिहासिक चरित काव्य है। ठीक है, इसके बाद आती है कीर्ति पताका।
जो कि अभट्ट भाषा में रचित है। आगे है मैथिल भाषा में रचित रचनाएं। तो देखिए जो पदावली है, विद्यापति पदावली और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय क्या है? एक नाटक है। ये दोनों ही मैथिल भाषा में लिखे गए हैं विद्यापति जी के द्वारा। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है और गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिल में है। ठीक है। आगे है सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। ठीक है। ये विद्यापति जी के विषय में किसने क्या कहा है पूछा जाता है हमसे। तो सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से है और हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है, क्योंकि जो इनकी रचना है विद्यापति पदावली, उनमें से जो पद हैं श्रृंगार रस के या फिर भक्ति के, वो जो हैं कृष्ण को ही आराध्य मानकर लिखे गए हैं, जबकि हरिप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना है। विद्यापति जी को जातीय कवि कहा गया है। जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह जी ने जो है विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने विद्यापति की पदावली के पदों को जो है नागिन की लहर कहा है। ठीक है। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि जो है कहा है किसको? विद्यापति जी को। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाभरण, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, 50 इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो ये कुछ उपाधियां हैं जो कि विद्यापति को दी गई थी। ठीक है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य में कौन कौन से साहित्यों का जो है उदय हुआ है, प्रमुख कवि साहित्यकार कौन है, इतिहासकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया है इतिहासकारों ने, ठीक है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपका जो है आदिकाल का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।